जो इस पूरे चैप्टर में हमको आपको पढ़ाना है, एक बार आप लोग देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और आज हम पहले टॉपिक को छूते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अरे आओ आओ, मुझे तुम्हारे इंतजार था। क्या मतलब तुम गलती से यहाँ पे आए हो? नहीं नहीं नहीं, अब तुम जा नहीं सकते, तुम जा नहीं सकते। तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम जनार्दन दीक्षित है और आज हम लेके आए हैं आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 1। शुरुआत करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनके साइंटिस्ट, उनकी कहानियाँ, वो कैसे हम लोग पढ़ेंगे इन चीज़ों को, वो सब चीज़ें आपके सामने लाएंगे। मैं रोहित शर्मा की तरह बिहेव करने लगा हूँ कभी कभी वो से वो हो जाएगा, वो से वो हो जाएगा। कोई बात नहीं, दिवाली आ रही है, हैप्पी दिवाली आप सबको। और इस दिवाली में पटाखे कम, किताबें में ज़्यादा ध्यान लगाओ तो शायद कुछ भला हो। पटाखे तो हर साल लगाएंगे, और या फिर दगा लो यार, 2-4 पटाखे भी दगा लो, और किसी को मैसेज वैसेज भी कर दो, पुराने दोस्तों को याद भी कर लो, है ना। कर लो और पढ़ो भी, क्योंकि इसके अलावा तुमको कुछ देने वाला नहीं है कोई, है ना। तो शुरू करें, आओ बेटा। आज का लेक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर कोई कह दे कि भैया ओवरव्यू दे दो इस चैप्टर का, तो क्या ओवरव्यू दे दें? एक बार ओवरव्यू दे दें कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए, ओवरव्यू लिख लो एक बार। ओवरव्यू लिख लो एक बार। ओवरव्यू क्या क्या हो सकता है? देखिए, आपको डिस्कवरी पढ़नी है, आपको इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की और चार्ज की, इन सब की डिस्कवरी पढ़नी होगी। फिर आपको पढ़ने होंगे आपको एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल पढ़ने होंगे, जिसमें आप लोग पहला जो पढ़ोगे वो आप थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ोगे। फिर दूसरा होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ोगे। तीसरा होगा आपका बोर एटॉमिक मॉडल। चौथा होगा आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अच्छा, एटॉमिक मॉडल, ये जो ऊपर की 3 थ्योरी हैं, ये बेस कर रही होंगी आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स पे। आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे बेटा कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस होता है। इन 3 को तो पढ़ लेंगे, फिर इसके बीच में ही आप और हम पढ़ेंगे क्लासिकल और क्वांटम में क्या डिफरेंस है। इसी के बीच में हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल या फिर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे हम लोग। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ने के दौरान ही हम लोग पढ़ेंगे आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसी में हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक बार जब आप इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक पढ़ लोगे, तब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम लोग फिर क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। 4 होंगे आपके क्वांटम नंबर। पहला होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं बेटा। तीसरा होगा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा होगा आपका स्पिन क्वांटम नंबर। इन्हीं क्वांटम नंबर से हम लोग पढ़ेंगे फिर सबशेल के बारे में।
इन्हीं क्वांटम नंबर में सबशेल के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबशेल जैसे होगी हमारी S, P, D और F सबशेल, है ना। ये सब इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका शेप पढ़ेंगे और इनका ओरिएंटेशन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इनका डायरेक्शन होता है, ओरिएंटेशन पढ़ेंगे। और इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस सिस्टम में प्रोटॉन के आसपास रखते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। आफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, आफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, आफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और हुंड और पॉली का भी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इन्होंने क्या दिया एक्सप्लेनेशन, ठीक। अच्छा, उसके बाद इसी में कुछ छोटे मोटे टॉपिक और जोड़ लो आप, जैसे नोडल प्लेन क्या होंगे, या फिर एक्सेप्शंस क्या होंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन के। तो ये है पूरा आपकी, जो इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ाना है। एक बार आप लोग देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और आज हम पहले टॉपिक को छूते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो जाएगा पूरा। फिर इसके बाद हम लोग न्यूट्रॉन और चार्ज वाला आज हो पाया तो हो पाया, नहीं तो अगले लेक्चर में करेंगे। तो प्लीज को नोट करिएगा, हाँ। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आज हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। हेड डालिएगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे और किसने की है डिस्कवरी है ना, पढ़ेंगे। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, क्या किया जा रहा था, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था बाई विलियम क्रुक के द्वारा। मेरा ग्रुक लिख रहा है, ये विलियम क्रुक, ऐसे विलियम क्रुक के द्वारा किया जा रहा था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, डिस्चार्ज रे ट्यूब को पढ़ा जा रहा था। असल में एक्सपेरिमेंट था बारे में कि भैया, क्या मैं एयर में, क्या मैं वैक्यूम में, क्या मैं किसी गैस में चार्ज पास करा सकता हूं, हाँ कि ना, ये पढ़ा जा रहा था। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं। असल में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाए तो की है विलियम क्रुक ने ही। आगे आपको समझाते हैं। नाम दे दिया है थॉमसन ने, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या चल रहा था एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या चल रहा था। ये रहा एक्सपेरिमेंट। एक ट्यूब बना रहे हैं, ये रही एक ट्यूब। इधर एक प्लेट लगा रहे हैं मेटल की, और इधर एक प्लेट लगा रहे हैं मेटल की। इन दोनों मेटल की प्लेट को हम लोग बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देंगे। छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, बड़ा पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा नेगेटिव टर्मिनल। इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे, एनोड। और इस प्लेट पे निगेटिव चार्ज आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कैथोड।
आपने बचपन में पढ़ा भी होगा एनोड और कैथोड के बारे में, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज काफ़ी हाई रहेगा। क्यों हाई रहेगा, आपको सबका रीज़न मिलेगा। 10,000 से लेकर 20,000 वोल्ट तक हम लोग यहाँ पे देंगे। एक जगह यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक वैक्यूम पंप। क्या लगाएंगे, वैक्यूम पंप लगाएंगे, वैक्यूम पंप लगाएंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप, वैक्यूम पंप लगाइए, ठीक, ठीक है। किया क्या, पहली बात विलियम क्रुक की बात करते हैं। विलियम क्रुक इसमें क्या कर रहा था कि भाई बैटरी है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, वैक्यूम पंप क्या क्या कर सकता है। पहली बात इसने ये देखा कि क्या मैं इसके अंदर से अगर जो भी हमारी एयर जो है, इसके अंदर जो हमारी एयर है, कुछ नहीं है तो क्या है, एयर होगी। पहला केस नंबर 1, कुछ अगर नहीं है तो इसके अंदर क्या होगा, एयर होगा। तो इसने यही सेटअप बनाया। और विलियम क्रुक बस इतना चाह रहा था कि क्या इस प्लेट से लेकर इस प्लेट के बीच में कोई चार्ज ट्रांसफर है, कोई चार्ज का ट्रेवल है। तो जब एयर को रखा गया तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। केस नंबर 2, जब इस ट्यूब में सारी एयर को वैक्यूम कर लिया गया, मतलब सक कर लिया गया, वैक्यूम कर लिया गया, मतलब जब वैक्यूम बना दिया गया, वैक्यूम बना दिया गया इनसाइड ट्यूब, कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहां पे भी कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन सर जब केस नंबर 3 बनाया गया, जब केस नंबर 3 बनाया गया, जब इसमें एक गैस भरी गई, कौन सी गैस, H2 गैस भरी गई। कौन सी गैस भरी गई, H2 गैस भरी गई। तो H2 गैस भरने के दौरान ही चार्ज ट्रांसफर हुआ, चार्ज ट्रैवल हुआ, या फिर कह दें ट्रांसफर हुआ, और क्रुक अपनी चीज में सफल हो गए। कुछ यहां से चार्ज निकला वहां गया, कुछ वहां से चार्ज निकला यहां गया। कैसे और कहां से गया और कैसे पता चला, क्योंकि आंखों से देख लिए क्या कि चार्ज निकला हुआ है, आंखों से तो नहीं देखा होगा। तो एक चीज की गई, इधर भी और इधर भी कुछ लगाया गया आपका ZNS। सर ये ZNS क्या होता है, ZNS आपका एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, जो कि क्या करता है, जो अगर इसके ऊपर कोई चार्ज गिरेगा के, तो ये ZNS जो है वो ग्लो करेगा अलग अलग कलर में। तो देखा गया ये, और खासकर ग्रीन कलर में, खासकर कौन से कलर में, ग्रीन कलर में, अलग अलग कलर में कर सकता है। देखा गया ये कि जब H2 गैस इसके अंदर रखी गई तो इधर किस आपको कलर मिला, जिंक सल्फाइड के ऊपर, इसके ऊपर हमको कलर मिला ग्रीन कलर का। कौन सा कलर मिला, ग्रीन कलर का। मतलब पता चला कि H2 गैस में जो बीच में भरी गई है उसमें कुछ ऐसा है जो चीजें इधर से इधर टूट रही हैं और इधर से इधर मूव कर रही हैं और इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। इसके ही बीच में आ गए थॉमसन। इसके ही बीच में कौन आ गया, थॉमसन ने कहा अगर निगेटिव प्लेट की तरफ से पॉजिटिव प्लेट की तरफ कुछ पार्टिकल मूव कर रहे हैं, जो कि पता चल गया कि भाई पीछे जिंक सल्फाइड लगाया तो कुछ ग्लो कर गया, पीछे टकरा के पीछे आए होंगे, पीछे आए होंगे, तो उसमें कुछ ग्लो कर गया। इससे मतलब कि निगेटिव प्लेट से कुछ पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। इसको थॉमसन ने कहा ये निगेटिव चार्ज ही मूव कर सकता है, और इस निगेटिव चार्ज को ही इसने क्या बोल दिया,
इलेक्ट्रॉन। क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन। बस इतना सा कहानी है। अब हम लोग बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये H2 गैस में ऐसा क्या था जो एयर में नहीं था, जो वैक्यूम में नहीं था। H2 गैस में ऐसा क्या था जो यहां से निगेटिव पार्टिकल वहां मूव कर गया। ये मीडियम कैसे क्रिएट हो गया? H2 गैस इतना अच्छा मीडियम कैसे क्रिएट कर दी? ये इतना अच्छा मीडियम कैसे क्रिएट हो गया? यही जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। यही जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो एक बार इसको देखिए, नोट करिए, फिर आज इसके और डीप में हम लोग चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है। आइए, और इतना बड़ा जो चार्ज लगाया हुआ है ये भी देखते हैं कि इतनी बड़ी चार्ज की जरूरत क्यों पड़ गई। देखिए, इसको मान लेता हूं मैं निगेटिव प्लेट और इसको मान लेता हूं मैं पॉजिटिव प्लेट। बीच में H2 गैस है, मतलब H2 का मॉलिक्यूल है, H2 का मॉलिक्यूल है, ठीक। अगर मैं क्या करूं, इस प्लेट को और इस प्लेट को हमने ज्वाइन करा रखा है किससे? बैटरी से, जहां पे हमने वोल्टेज काफी हाई दे रखा है, काफी हाई दे रखा है। इस हाई वोल्टेज को जब आपने दिया होगा तो मैं ये कह सकता हूं कि इस प्लेट पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज और इस प्लेट पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुए होंगे कि नहीं क्रिएट हुए होंगे। और इसके अंदर आपने भर रखी है H2 गैस। क्या भर रखी है? H2 गैस। तो हुआ क्या है असल में, इस H2 गैस के ऊपर, इस H2 गैस के ऊपर बम्बार्टमेंट हो गई होगी नेगेटिव पार्टिकल की, बम्बार्टमेंट हो गई होगी नेगेटिव पार्टिकल की। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सर H2 गैस तो भर रखी होगी आपने, तो इधर भी H2 गैस होगी, यहां भी H2 गैस खूब सारी होगी, मॉलिक्यूल अंदर भी होंगे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल, है ना, और इधर भी बहुत सारे H2 गैस के मॉलिक्यूल होंगे। H2 गैस का मॉलिक्यूल स्टेबल है, H2 गैस का मॉलिक्यूल स्टेबल है, लेकिन आसपास अगर मैं इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज का चार्ज लगाऊंगा तो H2 गैस हमारी हो जाती है आयोनाइज। H2 गैस आयोनाइज हो जाती है हमारी हाई वोल्टेज के दौरान। अगर हाई वोल्टेज नहीं लगाओगे तो नहीं होगा, हाई वोल्टेज के दौरान ये आयोनाइज हो जाती है। मतलब सर H2 गैस का हाइड्रोजन एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन को भी रिलीज करके बना देता है अपने आप को H+ और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ऐसे ही जो दूसरा एटम होता है वो भी H+ क्रिएट करता है और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। मतलब सर हाई चार्ज की वजह से इधर मूव कर रहा होगा आपका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इधर पॉजिटिव प्लेट है, और H+ आयंस भी आपके क्रिएट हो रहे होंगे, H+ आयंस भी आपके क्रिएट हो रहे होंगे, वो मूव कर रहे होंगे आपके इस तरफ, निगेटिव की तरफ। ये एक ही एक्सपेरिमेंट है, और जब निगेटिव, यहां पे निगेटिव बोल दो, निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोला आपके थॉमसन ने। किसने बोला? थॉमसन ने। और इसको इसने एक्सपेरिमेंट का नाम दे दिया कैथोड रे ट्यूब। क्या दे दिया? कैथोड रे ट्यूब नाम दे दिया। पहली बात तो नेगेटिव चार्ज की कर लें, फिर इसी में आपके प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो गई। ये H+ को प्रोटॉन ही कहते हैं, H+ को प्रोटॉन ही कहते हैं। और ये प्रोटॉन किस तरफ मूव कर रहा था? कैथोड की तरफ। कहां से निकल रहा था? एनोड की तरफ से। तो यहां पे आपकी प्रोटॉन की डिस्कवरी, H+ को क्या बोला गया? प्रोटॉन। डिस्कवरी भी हो गई, जिसका नाम किसने दिया? गोल्डस्टीन ने। और इसने अपना एक्सपेरिमेंट का नाम दिया एनोड रे ट्यूब। देखा गया ये कि भाई इधर भी ग्लो मिल रहा है, इधर भी किसी कलर का ग्लो मिल रहा होगा, मान लो ग्रीन ही कलर का मिल रहा है, मुझको इतना कंफर्म नहीं कि कौन सा कलर वहां पे था, लेकिन ग्लो कर रहा था।
कौन सा कलर वहां पे था लेकिन ग्लो कर रहा था। तो मतलब सर H2 गैस जब भरी गई थी इसमें, तो इसमें इधर मूव किया आपका निगेटिव चार्ज और इधर मूव किया आपका H+ को बोल दिया गया प्रोटॉन और निगेटिव चार्ज को बोल दिया गया इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक्सपेरिमेंट किसका है? विलियम क्रुक का है। लेकिन नामकरण किसने किया है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नामकरण किसने किया है? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन का ई गोल्डस्टीन ने। ये समझ में आया आपको? गैस का आयोनाइजेशन। कहोगे सर एयर में क्यों नहीं हुआ? क्या मैं यहाँ पे अगर तार खोल के खड़ा हो जाऊं, यहाँ पे मैं मान लो बोर्ड से एक तार निकला हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो क्या मेरे और उसके बीच में चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा? क्या मुझको करंट लग जाएगा? मेरी बॉडी में आयंस है कि नहीं है, प्लस माइनस है कि नहीं? यस सर। और उस तार में भी प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो क्या मैं दूर हूं, उसे छुआ नहीं हूं, तो क्या मुझको अपने आप ही करंट लग जाएगा? नहीं सर। तो एयर इज अ बैड मीडियम ऑफ कंडक्टिविटी। आपने पढ़ा होगा, कंडक्टर नहीं है एयर। वैक्यूम में तो वैसे भी कुछ नहीं है। अच्छा सर, एयर में तो बहुत सारी गैसेस है, एयर का खुद का कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? नहीं, एयर का खुद का कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। इस वजह से वैक्यूम में भी ये चीज नहीं हो पाई, एयर में भी ये चीज नहीं हो पाई। लेकिन आपने एक पर्टिकुलर गैस को भर दिया जो कि भरी गई थी H2 गैस। क्यों भरी गई थी भाई? जो अवेलेबल थी वो भर दी गई थी। और कोई गैस भर देंगे तो क्या होगा ये भी देखेंगे, और कोई गैस भर देंगे तो क्या होगा ये भी देखेंगे। H2 गैस भरी गई तो भैया ये यहाँ पे चार्ज का ट्रेवल हो गया, और सबसे बड़ी बात, H2 गैस का क्या हो गया? आयोनाइजेशन। क्या हो गया? आयोनाइजेशन। तो हाई वोल्टेज का सिस्टम समझ में आया कि हाई वोल्टेज अगर नहीं लगाओगे तो आपकी तो गैस आयोनाइज करेगी ही नहीं। तो ये था एक्सपेरिमेंट आपका पूरा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और साथ ही में अगर इसमें मैं देखूं तो इसको मैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने दोनों ही चीजें समझा दी हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है आपका कैथोड से एनोड की तरफ, और प्रोटॉन आपका मूव कर रहा है एनोड से कैथोड की तरफ। एनोड को कहा गया, जब इधर से इधर मूव किया तो एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और इसको बोला गया कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। असल में इस एक्सपेरिमेंट का नाम है डिस्चार्ज रे ट्यूब। रे क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इधर से इधर जब चीजें मूव करेंगी रे की तरह फॉर्म करेंगी। बस एनोड रे ट्यूब में कुछ चीजें और एक्स्ट्रा की गई कि इस मेटल में कुछ छेद बना दिए गए। क्या बना दिए गए? इसको परफोरेटेड कर दिया गया। एनोड रे ट्यूब में इसको क्या कर दिया गया था? परफोरेटेड कर दिया गया, मतलब छेद कर दिए गए। कहा गया कि भैया छेद कर दोगे तो और अच्छे से इधर पीछे ग्लो जो होगा वो और अच्छा ग्लो हमारा आ पाएगा। तो एक्सपेरिमेंट को आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। अब इसमें देखते हैं कि भाई H2 गैस के अलावा और कोई गैस भर देंगे तो क्या होगा, और कुछ इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। एनोड और कैथोड दोनों रेस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ये है कि आप इनको कांट बी सीन बाय नेकेड आइज, आप नंगी आंखों से इनको नहीं देख सकते। और क्या करें सर? और है कि ये जो कैथोड रे है और एनोड रे दोनों ही रे दे कैन बी डिफ्लेक्ट हो सकती हैं if we provide external electric field को E से दिखाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को B से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मैग्नेटिक फील्ड। दिखाते हैं भी कैसे होगा ये मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अच्छा कैसे होता सर ये? जैसे मान लीजिए हमारी ये ट्यूब थी और इधर से इधर हमारे नेगेटिव था, ये हमारा
पॉजिटिव था। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को सर इधर से इधर मूव करवा रहा हूं, अब मैं क्या कर दूं सर, यहां पे एक और प्लेट लगा दूं, इधर भी एक और प्लेट लगा दूं, इसको मैं करवा दूं पॉजिटिव चार्ज और इसको मैं करवा दूं निगेटिव चार्ज, और एक एक्सटर्नल बैटरी यहां पे जोड़ दूं, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ऐसे जोड़ दिया मैंने। ठीक, ऐसे मैंने इसको जोड़ दिया, बाहर वाला सिस्टम है ना। और एक तो ये वाला बैटरी तो हमारी चली रही थी, ये वाली बैटरी तो हमारी निगेटिव पॉजिटिव से हमारी, ये इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव चली रही थी। ये इलेक्ट्रॉन अगर मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है तो इलेक्ट्रॉन हमारा इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जितनी भी रेज जा रही होंगी उधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसको भी देखा गया कैसे, इस पॉजिटिव चार्ज के पीछे क्या लगा दिया गया होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के पीछे आपकी एक कोटिंग कर दी गई होगी जिंक सल्फाइड की, तो पता चल गया होगा कि भैया आपकी इधर से चीजें इधर मूव कर रही हैं। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, क्या लगा दें, मैग्नेटिक फील्ड कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगा दें, और उसमें से अगर चार्ज को पास करवाएं, किस चीज को पास करवाएं, चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को या फिर प्रोटॉन को, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ये ऐसे हेलिक्स फॉर्म में घूमता रहता है। हेलिक्स, इसको आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स में, इसको आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि मैग्नेटिक फील्ड के दौरान शायद क्लास 12th में चैप्टर आएगा आपका, क्लास 12th में क्लास 11th में आएगा पता नहीं, आएगा जरूर, कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का बिहेवियर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का बिहेवियर कैसा होता है, इसको आप लोग पढ़ोगे। जो तीसरी बड़ी ये कह सकता हूं प्रॉपर्टी है वो ये है कि these rays can show mechanical work, कैसे मतलब अगर इधर ये निगेटिव प्लेट है और इधर ये पॉजिटिव प्लेट है और इसके बीच में मैंने रख दी चक्री, क्या रख दी, चक्री, ऐसे, वो होती नहीं कि हवा में लेके खड़े रहो घूमती रहती है, वो मैंने अगर चक्री रख दी तो चक्री घूमती है बेटा, चक्री घूमती है। ऐसा कैसे किया गया होगा, जब इधर से इधर चार्ज मूव किया होगा और जब उधर से इधर चार्ज मूव किया होगा तो इस पे टकराया होगा कि नहीं टकराया होगा, ये सर टकराया होगा। अगर मैं कहूं कि हाँ टकराया होगा तो भाई टकराने से ही तो आपकी जो चक्री है वो घूम जाएगी। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से आपका मैकेनिकल वर्क किया जाता है। आपने इस चीज़ को अपने आसपास भी कई जगह देखते होंगे, जैसे आपके घर में समरसेबल होता है, तो समरसेबल में हम लोग बटन दबाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, नीचे वो क्या करती है कि मोटर से पंप करती है, वो मोटर क्या करती है, मैकेनिकल वर्क, मोटर क्या करती है, मैकेनिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिकल वर्क को हम लोग ईजिली मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस हमको कुछ नहीं करना है, फील्ड क्रिएट करनी है, फील्ड क्रिएट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, जब इधर से इधर चीजें मूव करी तो काम हमारा बन गया, काम हमारा बन गया। अब सर ये तो हो गई मेन प्रॉपर्टीज, देख नहीं सकते, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कर जाती हैं और मैकेनिकल वर्क करती हैं, और कुछ बेटा, और कोई प्रॉपर्टी होती होंगी छोटी मोटी, मेन प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, थोड़ी इसकी रीडिंग भी करिएगा एनसीईआरटी से। अब बात यह है कि सर मुझको ये भी बता दो कि अगर कोई और गैस में भरता है इसकी जगह पे तो क्या कोई और डिफरेंस आता, अगर मैं इसकी जगह कोई और गैस भर देता। जैसे मैं H2 गैस नहीं भरूंगा, मैं H2 गैस तो भरी थी, तो H2 गैस में तो 2 H के एटम हमारे 2 H+ आयन रिलीज कर दिए थे और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आए थे। वैसे मैं अगर O2 गैस की बात करूं तो 2 ऑक्सीजन के एटम 2 H ऑक्सीजन के आयोनाइज करना है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन के प्लस चार्ज आ जाएंगे और प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिलीज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे सर। वैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिलीज करते बड़ी मुश्किल का खेल होगा, है ना। कोई और गैस ले लो भाई, अगर मैं फ्लोरीन ले लूँ, फ्लोरीन F2 गैस, तो ये भी यही ऐसे ही कर सकती है कि फ्लोरीन का 2 एटम होगा, वो भाई 2 F+ बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा।
दो ऑक्सीजन एटम, दो, अरे भाई सॉरी सॉरी, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड होती है, यस सर, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड होती है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। भाई ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होते हैं भैया, ऑक्सीजन की बॉन्ड, H2 का सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, F2 का सिंगल बॉन्ड होता है। N2 की बात कर दूं, अगर मैं N2 की बात कर दूं तो N2 में तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो अगर मैं दो N+ आयन अगर बनवा दूंगा तो दो नाइट्रोजन एटम से बन गए आपके दो N+ आयन, तो आपके निकलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। कितने निकलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। मुझको ये पता है कि अलग अलग गैसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग निकल सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग निकल सकता है, क्वांटिटी डिफरेंट है, क्वांटिटी डिफरेंट है, बट जो सब्सटेंस है, जो चीज है वो सेम है। मतलब सर कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहीं पे 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अच्छा मैं H2 गैस की बात करता हूँ, क्या वो जो मैंने बनाया था दो चार्जेस की प्लेट के बीच में, क्या H2 गैस की मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेंगे, मान लो 1 लाख इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर गए, तो O2 गैस 1.5 लाख कर जाएंगे, 2 लाख कर जाएंगे। क्या किसी भी तरीके से हमें O2 गैस के कम इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, H2 गैस के ज्यादा रिलीज हो, ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। H2 गैस का ज्यादा ले लो, O2 गैस का कम ले लो। लेकिन मुझको ये बताओ, H2 गैस, O2 गैस, F2 गैस, N2 गैस जो भी मैं भर दूं, रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ही। अरे मूव तो करेगा इलेक्ट्रॉन ही, मूव तो करेगा इलेक्ट्रॉन ही, यस और नो। मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप गैस को चेंज करने वाले हो, अगर आप गैस को चेंज करने वाले हो तो आपके कैथोड रे में कोई भी चेंज नहीं होगा, कैथोड रे में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आप कोई भी चेंज नहीं होगा अगर आप गैस को चेंज करने वाले हो, गैस को चेंज करने वाले हो। वहीं पे क्यों, क्योंकि सर कोई भी गैस तोड़ोगे तो निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन ही। लेकिन आप एनोड रे ट्यूब की अगर बात करोगे, एनोड रे की बात करोगे तो ये चेंज हो जाएगी, यस सर चेंज हो जाएगी अगर हम गैस को चेंज करेंगे, अगर हम गैस को चेंज करेंगे। सर सामने से दिख रहा है, अलग अलग गैस डालेंगे तो हर बार प्रोटॉन नहीं बनेगा, प्रोटॉन तो केवल H+ होता था, प्रोटॉन तो केवल H+ होता था जो H2 गैस से आता था। तो भाई अगर प्रोटॉन निकालना है तुमको, प्रोटॉन की डिस्कवरी करनी, प्रोटॉन की बात करनी है तो तुमको H2 गैस ही यूज करनी पड़ेगी। बट अगर तुमको कैथोड रे ट्यूब के बारे में पढ़ना है तो कोई भी गैस भर दोगे तो निकलेगा तो क्या, इलेक्ट्रॉन, निकलेगा तो क्या, इलेक्ट्रॉन। तो उसमें कोई हमको खास तकलीफ नहीं है, उसमें कोई हमको खास तकलीफ नहीं है। तो ये थी आपकी मेन थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसमें आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है, वो सब आपको आना चाहिए। उसको भी हम एक जगह लिखवा देते हैं और ये लेक्चर एंड की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। आओ बेटा, आओ देखते हैं स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज ये क्या होता है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं स्पेसिफिक चार्ज निकालने जाऊं इलेक्ट्रॉन का, तो इसका होता है चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, नहीं पता हो तो 9.1 10⁻³ kg। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6726 10⁻27 kg।
न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.6746, थोड़ा सा ज़्यादा होता है 10⁻⁻27 kg। ठीक, चार्ज कितना होता है इनके ऊपर? इसके ऊपर चार्ज होता है -1.6 10⁻⁻19 क्यूलम। इसके ऊपर होता है +1.6 10⁻⁻19 क्यूलम, और इसके ऊपर होता है 0। तो अगर मैं चार्ज बाय मास रेशियो निकालूं इलेक्ट्रॉन का, तो कितना होगा ये? इधर निकाल देते हैं, इधर चार्ज बाय मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा? चार्ज कितना? -1.6 10⁻⁻19, मास कितना? 9.1 10⁻31 -31। इसको जब सॉल्व किया जाता है तो आंसर आता है आपका 1.7 के लगभग, 1.754 कुछ करके आता है ना, 75 10 की पावर, ये ऊपर चला जाता है प्लस में 11, ऊपर क्यूलम है अपॉन में केजी है, तो क्यूलम पर केजी, ये इसका सॉल्यूशन निकल के आता है। तो कोई स्पेसिफिक चार्ज पूछेगा इलेक्ट्रॉन का तो इतना होता है। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये तुम्हारे, जो तुमने गैस भरी थी, जो तुमने निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में जो गैस भरी थी, जो भी तुमने गैस भरी थी वो अलग वो अगर H2 हो, O2 हो, N2 हो, कुछ भी हो, तो ये चार्ज बाय मास का रेशियो नहीं बदलने वाला। ये चार्ज बाय मास का रेशियो नहीं बदलने वाला, वो हमेशा ये रहेगा, क्योंकि सारी गैसेस में से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उनका रेशियो, उनका चार्ज का रेशियो यही है इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस जिसको किया जा रहा था आयोनाइज, इन दो टर्मिनल के बीच में। और आपने ये पढ़ी है, ये वैल्यू 1 AMU की वैल्यू कोई जानता है? पढ़ा चुका हूँ बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पढ़ा चुका हूँ। 1 AMU कितना होता है एटॉमिक मास यूनिट? 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप एटम का मास जो भी होता है वो होता है 1 AMU। और इसको सॉल्व करके हम लोग लिखते थे 1.67 10⁻⁻27 kg, 1.67 10⁻⁻27 kg। अच्छा, अगर मैं अपना इलेक्ट्रॉन का मास निकालना चाहूं AMU में, तो देखो कितना निकलता है, 1.67 10⁻⁻27 kg जो है, इसमें कितना AMU है? 1 AMU है। तो 9.1 10⁻⁻23 kg जो है उसमें कितना होगा? तो होता है 1/1.6 10⁻⁻27, और ऊपर इंटू करते हैं 9.1 10⁻⁻31। इसको सॉल्व करके आंसर आता है 0.00058 कुछ ऐसे करके आता है AMU। तो मुझको लग रहा है ये 1 से काफ़ी छोटा है, वेरी स्मॉल वैल्यू है। इसको देख लिख सकते हो, इसमें 3 0 लगते हैं, फिर 58 आता है, इतना मास होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो इसके मास को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तभी आपके जब एटॉमिक मास की बात होती है तो केवल हम लोग मास नोट करते हैं किसका? केवल मास देखते हैं हम लोग किसका? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का हम लोग मास ऐड कर देते हैं, और जो भी आता है वो आपका क्या होता है? एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। ऐसे ही अगर मैं AMU में निकालना चाहूँ कि एक प्रोटॉन का मास AMU में कितना होता है, तो वही है ना 1.67 10⁻⁻27 kg में 1 AMU होता है। तो बताओ भैया कि 1.6726 10⁻⁻27 kg में कितना होगा? इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर नीचे मुझको लग रहा है सेम ही चीज़ें आ जाएंगी। सेम आ जाएगा कितना? 1.67 10⁻⁻27 अपॉन में 1.6726 10⁻⁻27, ये कट पिट के तो आंसर तुम्हारा 1 ही आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 प्रोटॉन का जो मास है वो तुम्हारे 1 AMU के बराबर है,
और 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तुम्हारे इस वैल्यू के बराबर है, जो कि काफ़ी छोटा है, जो कि काफ़ी छोटा है। बस काम हो गया। जो बताने जा रहा था वो आपके सामने आने वाला है, वो आपके सामने आने वाला है। इसकी थोड़ी एग्जैक्ट वैल्यूज में इसको थोड़ा ठीक कर लो। 0.0000548 है, और ये इसको बहुत ज़्यादा हम अगर इक्वेट सॉल्व करेंगे तो 1.007 AMU आता है, तो 1 के ही बराबर है ये। अगर मैं कहूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो बताओ, तो क्या होगा सर? 1.007 अपॉन में 0.000548। इसको सॉल्व किया जाता है तो वैल्यू आती है आपकी 1857। तो कोई पूछेगा कि भाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास के कितना गुना है, तो कह देना कि भाई 1857 इलेक्ट्रॉन के मास के गुना है, इतना गुना है ये। तो एक प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन की कितना गुना है? 1857 या फिर 1857। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे इतने पे ही ख़त्म करते हैं, और उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी। काफ़ी तकलीफ़ें आपको भी होंगी, काफ़ी तकलीफ़ें हमको भी होंगी। पढ़ना पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। इतना आसान होता तो फिर हर कोई यही ना कर लेता हर कोई यही ना कर लेता। तो बाल बाल खींच लिए हैं। और बताओ सब ठीक है? और बताओ सब ठीक है? तो आज का पहला लेक्चर था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी बताई। अब इसमें ही आपको मैं चार्ज की भी डिस्कवरी बता दूंगा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बच रही है, उसको भी करवाएंगे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी करवाएंगे। फिर आपको पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स। बहुत प्यारी प्यारी कहानियां हैं। आज की जो कहानी थी वो यही थी कि विलियम क्रुक के एक्सपेरिमेंट को थॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने अपना बताने की कोशिश की। डिस्चार्ज रे ट्यूब को इन्होंने बताया कैथोड रे ट्यूब और एनोड रे ट्यूब, क्या क्या डिफरेंसेस थे, क्या क्या थ्योरी निकली, वो सब मैंने आपको समझाया, बताया, सिखाया। आयोनाइजेशन ऑफ गैस था, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बताई। फिर उसके अलावा जो कुछ चीज़ें हो सकती थी वो भी सब मैं आपको बता रहा था। सरफेस केमिस्ट्री भी हमारी साथ में चल रही है, वहाँ पे भी एक लेक्चर हो चुका है, उसका भी दूसरा लेक्चर जल्दी ही आएगा। आज रात में रिकॉर्ड कर दूंगा, है ना, और आपके सामने लेके आएंगे। तो धन्यवाद। मेरा नाम जनार्दन दीक्षित है, रहेगा और था, और आपका चुन्नू मुन्नू। पढ़ते रहना बेटा। कुछ यहाँ लेक्चर का मैं दे रहा हूँ पुराने चैप्टर्स के, तो एक बार देखो जाके। अगर ना पढ़ा हो तो प्लीज़ पढ़ के आओ, क्योंकि वहाँ से काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। मैंने प्रोटॉन की डिस्कवरी के पहले सभी AMU सब वहाँ पे पढ़ा रखा है ना, सब वहाँ पे पढ़ा रखा है। तो एक बार देख के आओ बेटा। थैंक यू सो मच।